हेलो एवरीवन। ये हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स की 6th चैप्टर है और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में एक ओवरव्यू दिया है। म्यूचुअल फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, म्यूचुअल फंड अच्छा है कि कैसा है, और वो आप किस वेबसाइट में देख सकते हैं। तो ऐसे ही और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बताया है। सो आई होप ये आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जानने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 6। थैंक यू। हाय गाइस, बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। फर्स्ट मेथड में हम खुद किसी स्टॉक की रिसर्च करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मेथड में हमें किसी कंपनी की एनालिसिस करना आना चाहिए और इसके लिए नॉलेज भी चाहिए होता है। और ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आप लोगों को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की एनालिसिस करना होगा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा, या फिर जो भी हो डिफरेंट रेशियोज देखना होगा। तो मे भी किसी के पास इतना टाइम नहीं हो सकता है कंपनी की रिपोर्ट एनालिसिस करना, डिफरेंट रेशियोज देखना, लाइक दैट। उसके बाद आ गया आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम किसी स्टॉक एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स के एनालिसिस करके हमें कहेंगे कौन सी स्टॉक बाई करना है, और उस बेसिस पे हम स्टॉक बाई करेंगे। और इसके लिए हमें जो लोग भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देंगे उन्हें एक अमाउंट पे करना होगा। बात इस मेथड में एक प्रॉब्लम भी है कि हमने किसी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन से तो स्टॉक बाई कर लिया, लेकिन डे टू डे हमें खुद से उस स्टॉक को ट्रैक करना होगा। क्योंकि देखिए, आज हमने उन एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक्स को बाई कर लिया, लेकिन अगर 1-2 महीने बाद अगर वो स्टॉक डाउन चला गया तो वो लोग नहीं बताएंगे। तो इसलिए हमें भी उस स्टॉक को ट्रैक करते रहना होगा। और लेट्स एग्जांपल कि हमारे स्टॉक एनालिस्ट ने हमें एक स्टॉक रिकमेंड किया जिसका 1 स्टॉक की प्राइस है 10,000 रुपया। तो या तो हमारे पास इतना पैसा नहीं भी हो सकता है कि हम एक स्टॉक में 10,000 रुपया से बाई कर सकें। तो उसके बाद आ गया आपका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मेथड में हम अपना पैसा किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को दे देते हैं और वो लोग हमारा पैसा मैनेज करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है और आपके पास कार है, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती है। थोड़ा बहुत आता है लेकिन आपने ज़्यादा चलाया नहीं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप खुद से चला के जा सकते हैं, या तो आप किसी ड्राइवर को अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप अगर खुद से चलाते हैं तो रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर कोई ड्राइवर के साथ जाते हैं तो रिस्क थोड़ा कम होगा। देखिए, रिस्क तो सबके साथ है, ड्राइवर के साथ भी है और खुद चला के जाने में भी है। बात ड्राइवर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो इसलिए रिस्क थोड़ा कम होगा। और जो कि आपको एकदम से चलाने की एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आप चलाने से आपको रिस्क ज़्यादा होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी कई लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना नहीं जानते, या तो उनको रिस्क नहीं लेना है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप एक लो से लो रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर भी आपको ईयरली 12 to 13% रिटर्न मिलने की 99% चांस है। अगर आप लो से बुरा परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड में भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको 12 to 13% रिटर्न मिलने की 99% चांस है। और अगर आप अपना पैसा बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6% या 7%। और अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप एक लो से लो वाला म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो आपको ईयरली 13% to 12% रिटर्न मिल सकता है। और अगर वो म्यूचुअल फंड अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 20 to 22% रिटर्न मिल सकता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में एक फंड हाउस होता है जो जिसे हम एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। वहाँ पर कुछ मार्केट एक्सपर्ट होते हैं और वो लोग लोगों से
फंड कलेक्ट करते हैं और वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो क्या वो फंड मैनेजर्स फ्री में आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं? नहीं, जो भी प्रॉफिट होता है वहां से फंड मैनेजर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं, या तो वो 1% to 3% हो सकता है, और उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है म्यूचुअल फंड का। और क्या म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री है? नो, बट एज कंपेयर थोड़ा रिस्क कम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंड हाउसेस जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। बट अभी मैं सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए एज्यूम करता हूँ कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और थोड़े दिन बाद अगर वो कंपनी डूब गया, जैसे कोविड के टाइम में सडन एक क्राइसिस आ गया था, लाइक दैट, तो रिस्क सब में होता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका फंड हाउसेस के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टॉक या कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर किसी एक कंपनी से अगर लॉस भी हो जाता है उन लोगों को, तो बाकी के जो भी कंपनी में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहां से उनका लॉस मैनेज हो जाता है और एट द एंड उन लोगों को प्रॉफिट ही होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का लॉजिक क्या होता है आपका, एक फंड हाउसेस एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, लोगों से फंड कलेक्ट करती है। फंड इन द सेंस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी के पास 1000 रुपया है, वो क्या करता है, हर महीने उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा एसआईपी करता है और वो पैसा कहाँ पर जाता है, फंड हाउसेस ऐसे ही और लोगों से फंड कलेक्ट करती है और उसके बाद वो पैसा एक मार्केट एक्सपर्ट को दे देते हैं और वो मार्केट एक्सपर्ट क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो लोग एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और वहाँ पे वो लोग अपना पैसा डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं और वहाँ से वो लोग प्रॉफिट जनरेट करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो वहाँ से उन लोगों को प्रॉफिट मार्जिन में से अपना कट रख लेते हैं और उसके बाद बाकी जो भी पैसा होता है वो अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आपका बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, कमोडिटी, डेब्ट मार्केट, तो इन सब में भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला हो गया आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसके बाद हो गया आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड, उसके बाद हो गया आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उसके बाद हो गया आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसके बाद हो गया आपका अदर म्यूचुअल फंड। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक करके थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा शायद। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये लोग जो भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो सिर्फ स्टॉक्स में, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी को अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो फिर HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे करके अगर बैंक्स में इन्वेस्ट करना हो तो बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो लोग डिवाइड करके बहुत सारे स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्ट करके रखते हैं, ताकि अगर किसी एक स्टॉक में अगर उनको लॉस होता है तो फिर बाकी और स्टॉक से उनको प्रॉफिट हो और उसके बाद वो लॉस वहाँ से ही मैनेज हो जाए। तो ऐसा करके फंड मैनेजर्स अपना रिस्क भी कम करते हैं। तो उसके बाद हो गया आपका सेकंड में डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है तो वहाँ पे वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हो गया आपका कमर्शियल पेपर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हो गया थर्ड, हो गया आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है आपका, बेसिकली वो लोग इक्विटी और डेब्ट दोनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी फंड्स कलेक्ट होता है वो फंड अपने इक्विटी और डेब्ट इन दोनों में डाइवर्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे हो गया आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहे, तो या फिर कोई अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहे, तो ऐसा टाइम पीरियड के लिए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहे मार्केट में, तो वो हो गया आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड।
वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जितना भी टाइम तक वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे उस हिसाब से फंड्स सिलेक्ट करके स्टॉक्स या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना हो वो लोग ऐसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके रखते हैं। तो उसके बाद हो गया आपका आधार म्यूचुअल फंड। आधार म्यूचुअल फंड मतलब वो लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, आपका फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड बना के रखते हैं। मतलब इंडेक्स फंड हो गया आपका, अभी निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, इसमें आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। तो वहाँ से क्या होता है, आपका निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनी होगा उन सब में अपना पैसा इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद हो गया आपका सेंसेक्स 30। सेंसेक्स में कितना स्टॉक्स होता है, 30 स्टॉक होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सेंसेक्स के इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट किया तो फिर सेंसेक्स में जितने 30 कंपनी है सब में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इंडेक्स फंड में ऐसा होता है। तो उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ETF। तो ETF बेसिकली क्या होता है, आपका ETF भी एक तरह का म्यूचुअल फंड टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ETF को आप अगर खरीदना हो बेचना हो तो आप वो कहाँ पे ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब वो ETF स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकता है, आप किसी और के साथ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ETF। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स को ऐसे आप बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को आप अगर एक बार खरीद लिया उसके बाद सीधा आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी ETF होता है, ETF को आप स्टॉक मार्केट में खरीद भी सकते हैं, उसके बाद बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली ETF में क्या होता है, आपका कोई फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के जैसा एक ETF बना के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बना के वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्ट करा जाता है और उसके बाद वहाँ से वो ट्रेड होता रहता है सेकेंडरी मार्केट में। ETF आपका बेसिकली इंडेक्स फंड को ही ट्रैक करता है। अगर इंडेक्स फंड ऊपर जा रहा है तो फिर ETF भी ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर इंडेक्स फंड अगर नीचे जा रहा है, हमारा जो भी निफ्टी 50 इंडेक्स हो, जो भी इंडेक्स हो, तो वो अगर नीचे जा रहा है वो ETF भी आपका नीचे जाएगा। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट के इंडेक्स ऊपर जाता है तो फिर ETF भी ऊपर जाएगा। म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए आपका टीम होता है, फंड मैनेजर होता है वहाँ पे, लेकिन आप जो भी ETF होता है उसे कोई मैनेज नहीं करता रहता है। वो सिर्फ जब आपका बैलेंस करना हो तभी वो एक बार या दो बार फंड मैनेजर वहाँ पे बैलेंस करता है, लेकिन वैसे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, वो वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता रहता है। तो हाय गाइस, अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ज़्यादा जानना हो, या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड क्या करता है, कितना रिटर्न दे रहा है, उसके बाद कौन सा म्यूचुअल फंड को कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, अगर वो सब डिटेल्स आप लोगों को देखना है तो आप लोग इस वेबसाइट में देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी बात किया था इस वेबसाइट के बारे में, moneycontrol.com। यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड एक सेक्शन है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लोर में फाइंड फंड करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करने से आप लोगों को यहाँ पे वेरियस टाइप्स के म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड को कितना स्टार रेटिंग मिला हुआ है, यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना रुपया है इस म्यूचुअल फंड में, कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है लोगों से, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। ये अमाउंट, ये नंबर सबको करोड़ में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कितना रिटर्न्स दे रहा है ये म्यूचुअल फंड, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं आप लोग 1 वीक में कितना रिटर्न है, 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 3 मंथ में कितना रिटर्न है, 6 मंथ ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स तक यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न्स दिख जाएगा। तो अगर आप लोगों को और भी जानना है किसी भी म्यूचुअल फंड को, फंड मैनेजर कौन है या फिर कौन सा क्या है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करने से आप लोगों को एक न्यू टैब खोल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस एंड न्यू एनर्जी फंड। उसके बाद यहाँ पे स्कीम रिस्क कितना है, तो रिस्क के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स को आपका डिवाइड किया जा सकता है। लो रिस्क वाला भी होता है जो आपके डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हाई रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट
कितना पैसा है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड। उसके बाद बेंचमार्क है, कितना परसेंट कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का गोल क्या है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब अपना जो भी क्लाइंट्स जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड में, उस पैसों को और ज़्यादा बढ़ाना इस म्यूचुअल फंड का गोल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस म्यूचुअल फंड का एज क्या है, कितना साल हो गया इस म्यूचुअल फंड को ओपन हुए। यहाँ पे 9 years 2 months दिखा रहा है आपको। हॉराइजन लॉन्ग टर्म हॉराइजन, बेंचमार्क रिस्क वेरी हाई रिस्क। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का नाव CAGR मतलब आपका ईयरली कितना रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। एवरेज रिटर्न कितना दिया हुआ है 17.59%। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में फंड मैनेजर्स कौन कौन है। यहाँ पे अगर आप लोगों को फंड मैनेजर के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो आप लोग फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छा फंड मैनेजर होगा जिसको एक्सपीरियंस दे, तो ऑब्वियसली वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को अच्छे से मैनेज करेगा। तो फंड मैनेजर का भी बहुत बात होता है। तो यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूचुअल फंड की, तो स्कीम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। जितना भी आप लोगों को डाटा चाहिए सब कुछ डाटा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है इस म्यूचुअल फंड में। उसके बाद और एक टर्म है आपका लमसम और SIP। लमसम मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो आप एक साथ ही अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक म्यूचुअल फंड में 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, लमसम करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर महीने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप 1 मंथ के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहे। तो कोई म्यूचुअल फंड आपका 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट होता है, लो इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ होता है, किसी का आपका 500 होता है, किसी का 1000 होता है, किसी का 5000 होता है। तो ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है सब। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा एग्जिट लोड मतलब अगर आप उस म्यूचुअल फंड से अगर रिडीम करते हैं, अगर निकल जाते हैं, तो आपको कितना पैसा पे करना होगा, आपके जो भी अमाउंट होगा उसमें से कितना पैसा पे करना होगा उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को, या फिर जो भी हो वहाँ पे जो भी एक कॉस्ट होता है तो उसको कितना पे करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सब। एग्जिट लोड, जब आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट लोगे तो आपका यहाँ पे खर्च नील है, मतलब 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक एक्सपेंस रेशियो अपना जो भी आपका प्रॉफिट होता है, फंड मैनेजर्स वहाँ से अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। तो हर म्यूचुअल फंड का वो अलग अलग रेशियो होता है। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड की आपका रेशियो है 1.19% एज ऑफ March 4, 2022। मतलब March 4, 2022 तक ये एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1.19%। आपका जो भी अमाउंट होगा उससे 1.19% वो लोग फंड मैनेजर अपना मार्जिन रख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी के फॉर्मेट में इसमें हिस्टोरिकल डाटा की क्या क्या है दिया हुआ है। यहाँ पे 1 ईयर में कितना रिटर्न है, उसके बाद 5 इयर्स में कितना रिटर्न है। सो यहाँ पे आप लोगों को सब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कितना रिटर्न मिलता, तो ये आपका रिटर्न फोलियो है। तो उसके बाद नीचे आप लोगों को और डाटा मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, सेक्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ चार्ट में दिखाया हुआ है, कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड्स मैंने आप लोगों को बताया है ना कि एक ही जगह में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग अपना पैसा बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में सर्कुलेट करके रखते हैं। क्योंकि अगर एक जगह अगर उन लोगों को अगर लॉस होता है तो अलग से वो लोगों को प्रॉफिट हो और वहाँ से उनका लॉस मैनेज हो सके। तो इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सब रिपोर्ट में मिल जाता है, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना % इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे
पे इक्विटी में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद करंट एसेट एलोकेशन, मतलब अभी तक कहाँ पे कितना एलोकेट किया हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 97.23% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका 3.17% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कॉन्ट्रा फंड, ELS फंड। उसके बाद आपका है फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है आपका? कॉन्ट्रा फंड इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन व्हिच द फंड मैनेजर इन्वेस्ट मोस्टली इन इक्विटीज ऑफ कंपनीज दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन शॉर्ट टर्म। The idea is that buying equity at a low price today will be profitable in the long term when the business problem is resolved and the stock will witness a strong rally. तो कॉन्ट्रा फंड में जो भी यहाँ पे आप लोगों को साइड में लिखा हुआ आता है कॉन्ट्रा फंड में क्या करते हैं वो लोग, जो भी फंड मैनेजर्स है वो लोग ऐसे स्टॉक्स में, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी मतलब करंट सिचुएशन में वो स्टॉक्स थोड़ा लो है, मतलब उन स्टॉक्स को अभी करंट सिचुएशन में थोड़ा कम वैल्यू में मिलता है, तो वो लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी मतलब अभी करंट टाइम में एक लो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन उन कंपनीज को अगर फ्यूचर में वो कंपनीज आगे जाने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलीज दे सकता है, तो वो कॉन्ट्रा फंड्स वैसे स्टॉक्स में, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद हो गया आपका ELSS. An ELSS is an equity linked savings scheme that allows an individual or HUF a deduction of total income of 1.5 lakhs under। तो मतलब ELSS हो गया आपका एक टैक्स सेविंग फंड। अगर आप ELSS में अगर अपना म्यूचुअल फंड्स में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो आप वहाँ से कुछ टैक्स, अपना जो भी टैक्स है, अगर आप टैक्स स्लैब में भरते हैं तो आप थोड़ा टैक्स वहाँ से बचा सकते हैं। तो उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड्स आर दोज फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन कंपनीज अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दिस फंड्स इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ ऑल लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होता है आपका? वो लोग जो भी लार्ज कैप मतलब एक कंपनी की कैपिटलाइजेशन करने से अगर जो भी कंपनी लार्ज कैप होता है उन कंपनीज में, या फिर मिड कैप कंपनीज में, या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया फोकस्ड फंड। ए फोकस्ड फंड इज ए म्यूचुअल फंड दैट होल्ड्स ओनली रिलेटिवली स्मॉल वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड दैट आर सिमिलर अलोंग सम डायमेंशन। बाय डेफिनेशन ए फोकस्ड म्यूचुअल फंड फोकसेस ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स रादर देन होल्डिंग ए ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑफ पोजिशंस। तो ये सब आप लोग गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड क्या है, कॉन्ट्रा फंड है या ELSS फंड है। तो आप लोग आपके हिसाब से आप लोगों को अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग देख के थोड़ा रिसर्च कर सकते। आपको देखने से भी हो जाता है कि ये स्टॉक ने 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, ये सब आप देख सकते हैं। तो खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना होगा, तभी मतलब आपको पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। थोड़ा खुद से भी आपको एनालिसिस करना ही होगा। तो उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ETFs। तो अभी अगर आप लोगों को ETFs में अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप लोग यहाँ पर ETFs के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 मतलब निप्पॉन इंडिया एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है, AMC कंपनी है। वो लोग ने क्या किया है, निफ्टी 20, जूनियर 20 ऐसा करके बहुत सारे ETFs बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहे तो गोल्ड 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिक्विड स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर आप लोग एक साथ लिक्विड 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बैंक में इन्वेस्ट करना है तो बैंक का एक ETF बनाया हुआ है बैंक 20। तो अगर निफ्टी 50 में अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को निफ्टी 20 में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ETFs बनाया हुआ है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही आप लोग अगर ETFs के बारे में पढ़ना भी है आप लोगों को तो ऐसे देख के पढ़ सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20।
यहाँ पे देख सकते हैं फंड साइज कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो बेसिकली आपका जो भी म्यूचुअल फंड में जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है तो ETFs में आपका उससे बहुत कम आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि ETFs को ज़्यादा मैनेज नहीं किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा, और लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा मैनेज होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और उसके बाद ETFs में इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या है? एक्सपेंस रेशियो मतलब जो भी फंड मैनेजर है वो लोग जो भी प्रॉफिट में से जो भी आपका एक पोर्शन रख लेता है, प्रॉफिट का एक जो भी पोर्शन रखता है उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और वही वहाँ से ही वो फंड मैनेजर्स की सैलरी होता है या फिर जो भी उन लोगों का AMC जो भी कंपनी जिससे चलता है तो वो एक्सपेंस रेशियो से ही चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटर्न्स कितना रिटर्न्स दिया है, 10 ईयर्स में कितना रिटर्न्स है, 5 ईयर्स में कितना रिटर्न्स है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, अगर आपने 10,000 रुपया अगर इस ETF में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कितने साल बाद कितना पैसा होगा, ये सब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू। हाय गाइस, आई होप कि मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से बता पाया हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। सो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।